बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट हमारा पॉलिनोमियल खत्म हुआ था और फिर थोड़ा सा गैप लग गया था। आज गैप क्यों लगा था? क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो वैसे तो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ना चाहिए था, बट अब हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव किया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इस वक्त ऐसा चैप्टर हो रहा है जो बच्चों को नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा सबसे पहले आपको उसी चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो लेकर आ गया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ठीक है, तो यदि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो देखो ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। और ये ग्रीक वर्ड में कौन कौन से तीन हिस्से यदि आप इसको तोड़ोगे तो ये तीन पार्ट्स में तोड़ेगा, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। अब इन तीनों का मतलब यदि हम समझे तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब तो होता है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन मतलब मेजर्स। तो तीन साइड से मिलके बनने वाली शेप और इससे रिलेटेड ज्योमेट्री। अब इस ज्योमेट्री में देखो, अब आप कहोगे सर ये तो ज्योमेट्री है, यदि तीन साइड से बात करें तो ये तो ट्रायंगल हो गया ना, एबीसी। तो आप तो ट्रायंगल की बात कर रहे हो, तो फिर इसको ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोला? इसलिए क्योंकि जितना अभी आप पढ़ने वाले हो उस पूरे में हम सिर्फ पूरे ट्रायंगल बेस पर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, और आप समझोगे कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस कहां से स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना कि ये पूरे क्वाड्रिलेटर और बाकी शेप्स में नहीं लगती है। हम मेनली इसको कहां लगाते हैं? अपने ट्रायंगल्स की फॉर्म में। ट्रायंगल जहां ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं वहां पर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ के में अंतर यह है कि हम अभी स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग से आपको बहुत ज्यादा हाई ना पढ़ा के हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हो, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और ट्रायंगल से ही आपको ट्रिग्नोमेट्री को याद रखना है। क्लियर? यदि हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो सबसे पहली बात हमेशा ये दिमाग में आनी चाहिए कि सर जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है। ठीक है, यदि हम पहले ही यूज समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ना क्यों है, जरूरी क्यों हो जाता है ये पढ़ना। तो ध्यान से देखो, एंशिएंट टाइम पर भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आज की नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत पहले से चली आ रही है। तो एंशिएंट टाइम में भी एस्ट्रोनॉमी जो थी, आपकी साइंस की एक ब्रांच एस्ट्रोनॉमी, वहां पर भी इसका यूज किया जाता था टू डिस्टेंस द स्टार्स, है ना, टू फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्टार। मतलब जो स्टार्स हैं उनके डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता था। क्लियर? सेकंड बात, फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ। आपने कभी सोचा है बच्चों कि आपको साइंस में 9th क्लास में हमेशा ये बोला जा रहा था अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, या फिर 64000000 इतने मीटर आपकी रेडियस है अर्थ की। आपने सोचा है कि सर कैसे नाप ली गई? इतनी बड़ी शेप है, आप इसको कैसे नाप सकते हो? तो ये ही इसका लॉजिक है। ट्रिग्नोमेट्री से ही आपकी अर्थ की जो रेडियस है वो निकाली गई, और सिर्फ अर्थ की नहीं, मून की भी आपको याद होगी। ठीक है, इसकी कितनी होती है? 4 टाइम्स। ठीक है, तो वहां पर कहां से निकल के आई? वो सब यहीं से निकल के आई है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही इसको निकाला गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें हिल्स, बिल्डिंग, ट्रीज, इन सब की भी हाइट आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही निकालते हो। जैसे आपने देखा हो, ये आपका कौन सा है? ये आपका माउंट एवरेस्ट है, मान लिया। अब इसकी हाइट जो है लगभग 8000 के अराउंड बताई जाती है, 8000 के अराउंड। अब इस 8000 हाइट को कैसे नापा गया होगा? कोई भी डायरेक्ट मेजर नहीं है, तो एक्चुअली क्या किया गया? वही तरीका कि यहां से दूर से एंगल देखकर और इसको नापा गया। तो ये हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, और तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिल्स, बिल्डिंग, इन सब की हाइट भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाली जा सकती है। इसके अलावा नेविगेशन में एरोप्लेन्स और शिप्स जो होते हैं, इनके नेविगेशन में कितनी डिस्टेंस पर है, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा इनको आने में, कैलकुलेशन की नेविगेशन में एरोप्लेन और शिप की इन सारी कैलकुलेशंस को आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कर लेते हो। इसके डिफेंस में, अब क्योंकि डिफेंस की बात आ जाती है तो हर चीज छुपानी पड़ती है, इसलिए इसका कहां होता है? ये छुपाया रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। चलो आगे, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक, कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात, क्या सर ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी ये हर ट्रायंगल में लगती है? तो जवाब होगा नो। ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रायंगल में लगती है इस वक्त, जो इसका नाम है राइट ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो। सर एक बात याद आ रही है मेरे को इस बात से, आपका जवाब और सोच, ट्रायंगल में एक और चीज लगती थी, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पहली बात तो ये कि राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें एक और चीज लग जाती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम।
अब आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो बिल्कुल हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में बहुत ज्यादा आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज आएगी। तो अब दोनों की बात कर लेते हैं एक एक करके होती है। तो जब भी बच्चों से पाइथागोरस थ्योरम पूछी जाती है तो ये बोलते हैं सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। हर बच्चे से जितनी बार आप पूछोगे यही जवाब देगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CA स्क्वायर। बात सही है बच्चों, बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पर इसको C कर दें, इसको A कर दें और इसको B कर दें, तो क्या ये बात सही हो जाएगी? AB स्क्वायर मतलब इस साइड का स्क्वायर, BC मतलब इस साइड का स्क्वायर और AC मतलब इस वाली साइड का स्क्वायर, क्या ये बात सही रहेगी? सोच के देखो, नहीं ना। तो हमेशा सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को इंप्रूव किया जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को इंप्रूव करियो कि पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से कभी भी नहीं बोली जाती। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या बोला जाता है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें यहां पर राइट एंगल है, ठीक है। इस पॉइंट को यदि आप नाम देना चाहो तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हमेशा ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेन टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स। मतलब आप उसको बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये दोनों चीजें चलती हैं, इनके अलावा और कोई बात दिमाग में मत रखना। वो जो प्रीवियसली मैं आपको समझा रहा था वो बात बिल्कुल गलत है, उसको कभी नहीं बोलना चाहिए। किसी भी मैथमेटिशियन बच्चे को जो कि मैथ्स पढ़ रहा है उसको हमेशा ये बोलना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ जाती है कि सर ये सारी चीजें हम पहचानते कैसे हैं? तो चलो आज सबसे बड़ी बात इसको भी पहचानना सीख लेते हैं कि किसी ट्राइंगल में तीनों चीजें पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये तीनों टर्म्स हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से ही बात की जाती है। क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी आपका बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात की जाती है। तो सबसे पहले यदि आपको पहचानना है तो यहाँ पर ध्यान रखो कि सबसे पहले जो आप पहचानते हो वो पहचानते हो किसी भी ट्राइंगल में राइट एंगल कहां पर है, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल जो होता है, यदि आपने राइट एंगल पहचान लिया तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो फिक्स होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले राइट एंगल पहचानिए और उसके सामने वाली साइड का नाम फिक्स कर दीजिए, उसको आप हमेशा क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। अब इसके बाद जो दो बची हुई साइड्स है, आप इनमें से किसी भी एक को परपेंडिकुलर और किसी भी एक को बेस बोल सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे बात है, हम बेस किसी को भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसी को भी बोलते हैं, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा क्या? तो ध्यान से सुनो बच्चों, जब तक आप इसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तब तक इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको परपेंडिकुलर बोला किसको बेस बोला। पर जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो वहां पर परपेंडिकुलर और बेस का फर्क पड़ता है, ठीक है। यही अब हम बात समझने वाले हैं कि वहां पर क्या फर्क पड़ता है और नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम में फर्क क्यों नहीं पड़ता। तो सिंपली बात यह है कि हाइपोटेनियस के अलावा आपकी ये जो दो साइड्स बची हैं, एनी हाउ आप इसको AB लिख दो, AB का स्क्वायर कर दो और फिर BC का स्क्वायर कर दो, चाहे BC का स्क्वायर पहले कर दो और AB का स्क्वायर बाद में कर दो, क्या इससे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप इसको आगे पीछे लिख के कर सकते हो, इसलिए वहां पर परपेंडिकुलर और बेस के एक दूसरे से चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ट्रिग्नोमेट्री में ये बात फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो तो इस बात को भी समझते हैं। अभी आ गया यहां पर जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। क्या जब हम बात कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम की तो हमने कहा था परपेंडिकुलर और बेस के आपस में इंटरचेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ट्रिग्नोमेट्री में फर्क पड़ता है। तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की यदि हम बात करें तो हमारे पास तीन साइड्स आ गई हैं, कौन कौन सी? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब जैसा हमने आपको बोला कि 90 के कारण हाइपोटेनियस फिक्स हो जाता है, तो इसके बाद बचता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस। सर ये दोनों फिक्स नहीं होते क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है बच्चे के देखने के नजरिए पे कि बच्चा किस नजरिए से देख रहा है, या फिर सिंपल भाषा में कहूं तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आंसर उसी तरीके से किया जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं पहले इसकी। देखो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपका 90 फिक्स हो जाता है तो सबसे पहले जो साइड फिक्स होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर? अब हाइपोटेनियस फिक्स होने के बाद
ट्रिग्नोमेट्री में जिस एंगल की बात की जा रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल के रिमेन दो साइड एंगल्स में से एक हो सकता है। तो जब वो रिमेन दोनों एंगल्स में से कोई एक होगा तो हम एक एक करके पहले इस वाले एंगल की बात कर लेते हैं। जब आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल की बात करेंगे, राइट एंगल के पास वाले किसी एक एंगल की, माना हम पॉइंट सी वाले की बात करते हैं, तो पॉइंट सी के बिहाफ पर ये एंगल दो साइड से मिलकर बना हुआ है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इस वाली साइड को आपने नाम ऑलरेडी हाइपोटेनियस दे दिया है। तो किसी भी एंगल की फॉर्मेशन में जब दो साइड्स काम आ रही होती हैं और उनमें से किसी एक साइड को आपने हाइपोटेनियस नाम दे दिया, तो दूसरी जो साइड बचती है उसको आप हमेशा क्या नाम दोगे? बेस। तो यहां पर इस थीटा के लिए इस पर्टिकुलर साइड का क्या नाम हो जाएगा? बेस। और अब हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया, तो रिमेन जो साइड है एंगल के अपोजिट साइड, उसको आप क्या नाम दे देते हो? परपेंडिकुलर आप उसको नाम दे देते हो। पहचान में आया? मतलब यदि हम हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस हो जाता है फिक्स, और बेस की यदि हम बात करें तो विद थीटा। विद थीटा। यदि आप बेस की बात करो कि किस साइड को हमें बेस नाम देना है, तो जो भी थीटा के साथ वाली साइड होगी, एक तो हाइपोटेनियस होगी, उसके अलावा जो भी साइड आपके एंगल बनाने में मदद कर रही होगी उसको आप बेस नाम दे दोगे। तो क्या बच जाता है? परपेंडिकुलर, अपोजिट टू थीटा। जो भी थीटा के अपोजिट साइड है, देखो थीटा के अपोजिट साइड, तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया है? परपेंडिकुलर। अब इस वाली बात पे आते हैं। अब यदि सवाल में देखने का नजरिया बदल जाए और हम ऊपर की तरफ से देख रहे हो इस तरीके से, तो देखो इस वक्त भी इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बनाने के लिए एक ये वाली साइड तो इंपॉर्टेंट है जिसको हमने फिक्स कर रखा है, हाइपोटेनियस। और यदि इस बात को हम कंप्लीटली सही माने तो थीटा बनाने के लिए इस हाइपोटेनियस के साथ जो साइड यूज आई है उसको हमने क्या नाम दे दिया था? विद थीटा वाली को बेस। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और इस बिहाफ पर ये सामने वाली साइड अपोजिट टू थीटा, इस वाली साइड को हम क्या नाम दे देते हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो बात समझ में आई कि थीटा के देखने के नजरिए से हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। चलो अब ये बात समझ में आ गई है, तो अब आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक की। यहां पर हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाने वाले हैं कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं हमेशा सिंपल बात समझाता हूं कि मान लो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है ना? तीन टीमों की एक सीरीज चल रही है। क्रिकेट मैच की हम बात कर लेते हैं, ठीक है? क्रिकेट मैच की बात चल रही है, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है। तो अब यहाँ पर मैचेस का जो फॉर्मेट है वो क्या क्या हो सकता है यदि हर टीम को दूसरी रिमेन टू टीम्स के साथ मैच खेलना है? तो क्या होगा? इंडिया एक बार पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा और एक बार इंडिया श्रीलंका के साथ मैच खेलेगा। क्लियर? उसके बाद एक बार पाकिस्तान श्रीलंका के साथ मैच खेलेगा, ठीक है? अब होगा क्या? इंडिया के अंदर मैच हो रहा है तो इंडिया को कंटिन्यूअस मैच प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं? इंडिया का पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान का श्रीलंका से, और फिर श्रीलंका का इंडिया से मैच करवा लेते हैं, ठीक है? तो अब देखो हमारे पास मैचेस कौन कौन से हो जाएंगे? इंडिया का पाकिस्तान से, श्रीलंका का पाकिस्तान से, और फिर इंडिया का श्रीलंका से। क्लियर? ये तीन मैचेस हमारे लिए यहां पर पॉसिबल हो पा रहे हैं। अब सर ये तो हो गए तीन मैचेस, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जितनी हमने बात करी, हमारे पास तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो इन मैचेस के बिहाफ पर आप समझाते हो, पर 6 कैसे होंगे? तो बच्चा मैच तो सेम है, पर मैच में देखने का नजरिया बदल जाता है। आप ध्यान से देखो, इंडिया पाकिस्तान का यदि मैच चल रहा हो और इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर ले और पाकिस्तान सेकंड बैटिंग कर ले, तो कुछ ये सिनेरियो होगा, यस और नो? बट यदि कंडीशन रिवर्स हो जाए, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले और इंडिया लास्ट बैटिंग करे, तो कुछ ये सिनेरियो होगा, यस और नो? अब मैच एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग अलग हो जाएगा, यस और नो? तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी साइड 3 है और उन 3 से 3 रेशियो निकाले जा सकते हैं, बट देखने के नजरिए के कारण वो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाते हैं? 6 में। चलो तो अब इस बात को यहां समझते हैं अपन कि कैसे अपन इसको करते हैं। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इस इंडिया को इस वक्त परपेंडिकुलर मान लूं और पाकिस्तान को बेस मान लूं और श्रीलंका को हाइपोटेनियस मान लूं, तो ध्यान से देखो इन तीन टीमों के बीच में जो मैच हो सकते हैं, वैसे ही हम बात करें तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ मैच हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक मैच हो सकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान का मतलब बेस और हाइपोटेनियस का भी एक मैच हो सकता है।
तो बेस और हाइपोटेनियस का भी एक मैच हो सकता है। और लास्ट इंडिया श्रीलंका का मैच, मतलब इंडिया और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का एक मैच हो सकता है। अब देखने का नजरिया क्या क्या सिखाता है आपको? देखने का नजरिया सिखाता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अपॉन में हो सकते हैं, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, या रेसिप्रोकल आप जिसको कहते हो, कि ऐसा भी तो हो सकता है सर HY अपॉन P हो जाए। ठीक है, ऐसे बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो देखा जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो सकता है, या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो सकता है। और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। तो देखा बच्चों, जैसे हम मैचेस की बात कर रहे थे, यहां पर हमने बात कर लिया कि हो सकता है पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ जाए, इंडिया की बाद में बैटिंग आए, या फिर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाए और पाकिस्तान की बाद में बैटिंग आए। तो जैसे जैसे आप एक ही मैच को दो तरीके से देख सकते हो, तो मैच तो एक ही है, इन दोनों केसेस में मैच तो एक ही है, या तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, यस और नो। वैसे ही दिखने में तो ये बातें अलग अलग दिख रही होंगी, पर है तो एक ही चीज। तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं। तो इन्हीं बिहाफ पर हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने जाएं तो कैसे कैसे पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखो। एक बार हम परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन पढ़ लेते हैं, और इसको हम नाम देते हैं साइन। क्या नाम देते हैं? साइन। अब आप ध्यान रखना, इसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो कुछ ये होती है, SINE। पर क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 वर्ड्स का यूज करते हैं, 3 लेटर्स का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? साइन। अब इसके बाद इसका रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो इससे और इसमें कुछ तो रिलेशन भी होगा। तो ध्यान रखना, साइन का जो रिवर्स करेक्शन होता है ना, उसको हम नाम देते हैं कॉसेक। कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा इसका नाम हो जाता है। अब इनका नाम क्या है, क्यों है, ये भी आपको धीरे धीरे समझाता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं बेस की हाइपोटेनियस से रिलेशन को, और बेस से हाइपोटेनियस के रिलेशन को हम बात करते हैं तो इसका नाम हम दे देते हैं कॉस। क्या नाम दे देते हैं? कॉस। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें बेस और हाइपोटेनियस के दूसरे रिलेशन की, तो वो हो सकता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉस का रिवर्स होने के कारण इसको नाम दिया जाता है सेक थीटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। रेसिप्रोकल कनेक्शंस भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट होता है परपेंडिकुलर का बेस के साथ एक रिलेशन, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री में 10 नाम देते हैं। 10, ये भी आपको याद आएगा कि हाँ सर 10 वर्ड तो हमने बहुत सुना है। 10 वर्ड ऐसे 10 रुपए होता है, 10 मतलब 10, पर ये वो वाला 10 नहीं है, यहाँ पर टेंजेंट से रिलेट करेगा, तो अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। और 10 का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन, इसको हम नाम दे देते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो हमारे पास 6 थीटा हो गए हैं, 6 तरह से एंगल्स हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। देखो, बोलने का ऑर्डर हमेशा ऐसे रखा करो, ठीक है, इस तरह से जाके आप इस तरह से रिवर्स घुमा करो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो ये 6 रिलेशन हो गए। अब सबसे पहले बात करते हैं इनके पूरे नामों की। तो साइन के बाद साइन का एक और जो होता है, इसको हम बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन, और यहां से हमारे 3 लेटर्स, यदि आप 3 वर्ड्स पिक करो, 3 लेटर्स पिक करो, तो कॉस बन जाता है, और साइन के बाद आता है कोसाइन। क्लियर? इसके बाद 10 की जो मैं बात कर रहा था, 10 होता है टेंजेंट। टेंजेंट, यदि किसी बच्चे ने थोड़ी भी हायर मैथ्स पढ़ी है तो उसको पता होगा कि किसी भी कर्व पर, किसी भी पॉइंट पर खींचे जाने वाली जो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो टेंजेंट है, ये यहां से निकल के आता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है टेंजेंट। और टेंजेंट का एक और जो वर्ड निकल के आता है, वो आ जाता है कोटेंजेंट। और यहां से हमारा देखो, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आता है tan, और चौथा निकल के आता है cot। क्लियर? इसके बाद सेक, तो इसका नाम होता है सेकेंट। सेकेंड। अब कई बच्चे जानते नहीं है सेकेंड होता क्या है, साइन कॉस भी समझ में नहीं आता, 10 वर्ड आपको पूरा समझ में आता है, 10 और टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। सेकेंड क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। सेकेंड होता है किसी भी सर्कल में जब आप एक कॉर्ड को एक्सटेंड कर देते हो,
एक कॉर्ड जो आपने बनाई थी उसको एक्सटेंड कर देते हैं और वो सर्कल के दोनों साइड से बाहर निकल जाती है, तो इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, सेकंड। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद करना, ठीक है। तो इस वर्ड को हम सेकंड कहते हैं और यहां से ये निकल के आता है सेक। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट आता है सेकंड का कोसेकेंट। कोसेकेंट, तो यहां से यदि हम 3 वर्ड उठाते हैं तो कॉस बन जाता है, पर ये कॉस नाम तो ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। तो 5 के बाद जो छठा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है उसमें हम 3 लेटर्स की जगह 5 लेटर्स का यूज करते हैं और बन जाता है कोसेक। क्या बन जाता है, कोसेक। तो ध्यान से देखो, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फुल फॉर्म्स हमारे पास है यहाँ पर, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। क्लियर। अब इनमें से हम इन सब के 3-3 लेटर्स यूज करेंगे, और क्योंकि कॉस यदि हम इसके 3 लेटर्स यूज करते तो कॉस बन जाता है, जो कि ऑलरेडी नाम मेंशन्ड है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, कोसेक नाम दिया है। क्लियर। चलो, तो ये बात समझ में आई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे याद करने हैं। अब आपको पहली बात बच्चों ये बात ध्यान रखना कि आपको ये चीजें याद रखनी कि आप आंखें बंद करो और आपको सेक वर्ड से ये याद आना चाहिए कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। जितनी जल्दी आप ये चीजें रिवाइज कर लोगे, आपको बेसिक याद हो जाएगा, आपको उतनी जल्दी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हेल्प होगी और ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प हो जाएगी बहुत अच्छे से। क्लियर। चलो, तो अब हम बात करते हैं इन सब के रेसिप्रोकल फंक्शंस की। तो जैसा हमने बता ही दिया, आपकी अभी बात करें तो साइन जो होता है हमारा, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कनेक्शन होता है कोसेक, कोसेक थीटा। क्लियर। जो हमने वैल्यू देखी थी, ध्यान से देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहां पर मैं आपको सारे जितने भी कनेक्शंस हैं वो सारे आपको दिखा देता हूं कि साइन का कनेक्शन कोसेक से होता है और कॉस का कनेक्शन किससे होता है, सेक थीटा से। और लास्ट टेन थीटा, और टेन थीटा का जो कनेक्शन निकल के आता है वो आता है कॉट थीटा से। क्लियर। बात समझ में आई। तो यहां पर हमारे ये सारे रिलेशन हो जाते हैं। तो ये तो सर रेसिप्रोकल हो गए, इसके अलावा भी कोई रिलेशन है तो बिल्कुल है। ध्यान से देखो बच्चा, एक रिलेशन और हमेशा आपको याद रखना होता है, साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यदि आप इन दोनों रेशोज को फुल रेशो में ले लो, एक दूसरे के अपॉन में, दोनों रैशनल नंबर्स को एक तरह से अपॉन में ले लो, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और यहां हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा और क्या बन के आता है, टेन थीटा का रिलेशन याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले समझा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ध्यान से, यहां भी क्या कनेक्शन आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये होता है कि यदि मेरे को टेन थीटा लाना है तो एक कनेक्शन और मुझे मिल जाता है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो, यदि मैं सिंपल देखूं तो कॉट के टर्म्स में आता है, बट यदि मैं यहां से देखूं तो वो साइन अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। ये बात होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। अच्छा सर, टेन का उल्टा कॉट होता था, तो क्या उल्टा भी कनेक्शन लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। तो याद रखना, कॉट थीटा की भी वैल्यू रिवर्स में आ जाएगी और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर बात हुई, समझ में आया। तो यहां पर हमारे जितने कनेक्शंस हैं, यदि हम उनकी बात कर लें एक बार, तो क्या क्या है, ध्यान से देख लो। एक सेकेंड, हाँ, तो ध्यान से देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कनेक्शन तो है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कनेक्शन है सेक, टेन का रेसिप्रोकल कनेक्शन है कॉट। इसके अलावा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और आपको याद रखना है कि टेन थीटा जो है आपका क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा लिखा जा सकता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब सर, एक बच्चों के बाद मन में बार बार डाउट आ रहा होता है कि सर आप एक बात बताओ, आप ये थीटा थीटा बोल रहे हैं, थीटा है क्या, ये थीटा क्या है। तो ध्यान से देखो बच्चा, 0 डिग्री से लेकर जितने एंगल्स आप पढ़ते हो, जर्नली उन सारे एंगल्स को कभी ना कभी आपको अननोन क्वांटिटी में लिखा जा सकता है ना। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, उसमें कुछ थीटा है, उन 3 थीटास का सम 180 हो रहा है, अलग अलग रिलेशन दे रखे हैं। अब आपको ईच एंगल निकालना है, तो आप क्या करते हो, उस ट्राइंगल में जो एंगल है उसको थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 नाम दे देते हो। आप चाहो तो XYZ भी दे सकते हो, बट क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे या हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे एंगल्स काम आने हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको
थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 नाम दे देते हैं। तो ये ध्यान रखना, थीटा जो है वो किसी भी एंगल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। मतलब कहीं भी ऐसी जगह जहां पर आपको एंगल नहीं पता है पर एंगल क्या पुट करना है, जैसे यहां पर आपको एंगल नहीं पता पर आपको एक वैल्यू रखनी है, तो आप क्या रख देते हो, थीटा। ये एक अननोन क्वांटिटी है जो किसी पॉइंट पर जाके आपके लिए नोन हो जाती है। क्लियर, बात समझ में आई? तो थीटा क्या है। अच्छा, दूसरी बात, दो चीजें आपको समझा देता हूं, आगे चल के बहुत काम आनी है। ठीक है, यह है साइन थीटा। अब साइन थीटा की बात करें तो बच्चे सोचते हैं सर इसमें से इन दोनों को अलग किया जा सकता है, तो ये साइन हो जाएगा और ये थीटा अलग हो जाएगा। कई बार क्या होगा, बच्चों के नीचे कुछ ऐसा लिखा रहा होगा, साइन 17 अपॉन साइन 73, और बच्चे पता है क्या करेंगे, सर साइन से साइन कट गया, 17 अपॉन 73 इज द राइट आंसर। ऐसा मत करना बच्चों, ध्यान से सुनना, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से नहीं कटते हैं, हमेशा वो अपने थीटा वैल्यू के साथ कटते हैं जब भी कटेंगे, अदरवाइज, और कटेंगे भी तब जब दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के साथ साथ उनके थीटा की वैल्यू भी सेम हो। तो दो बातें मैंने आपको बता दी हैं कि थीटा क्या है, थीटा किसी भी एंगल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और दूसरा कि जो आप एंगल्स की बात करते हो साइन थीटा इस तरह से, तो ये साइन से साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कभी एक दूसरे से कट नहीं किया जाता, स्पेशली तब जब वो एंगल्स के नहीं कट रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ cot 45 लिखा है और यहाँ लिखा है cot a प्लस बी, तो आप ऐसा नहीं करोगे cot से cot उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको चुपचाप से अगली लाइन में सिर्फ इतना सा लिखना है, 45 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, शोर नहीं मचाना है, समझ गए? cot से cot कभी नहीं काटा जाता, सिर्फ हटा दिया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत बेसिक बातें हैं पर बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। हमने रेसिप्रोकल कनेक्शंस देख लिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो अब एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं सर, इससे हम समझेंगे कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। क्योंकि आप बेसिक पे चल रहे हो तो सबसे पहले आपको यही बताया जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी है, और उसमें राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल इसमें बी पर दे रखा है। उसके बाद उसने बोला एसी की वैल्यू जो है वो 17 है, जबकि आपकी बीसी जो है उसकी वैल्यू 8 है। बीसी की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब उसने आपसे बोला, अच्छा यूनिट्स बोला है, इसका मतलब लेंथ नहीं दी हुई है, दे भी देता तो हमारे कोई काम की थी नहीं। डिटरमाइन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, एंगल सी के बिहाफ पर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालिए। ठीक है, तो अब हम पहला सवाल देख रहे हैं और कैसे करना है ये भी समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास तीनों साइड्स होनी जरूरी है किसी ट्रायंगल की, तब जाके ही हम बात कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर राइट एंगल 90 आ चुका है। तो अब हमारे पास एक बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी वो ये थी कि यदि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में राइट ट्रिग्नोमेट्री लगाने, तो उसका मतलब ये है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही होगी, क्योंकि वहां पर एक एंगल 90 होगा। तो 90 होने के कारण हमें सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस करनी है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पर हाइपोटेनस मिला हुआ है, बेस मिला हुआ है इस थीटा के बिहाफ पर जो हमें नहीं मिला हुआ है वो ट्रायंगल के थीटा के अपोजिट साइड है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर गैप है, जब परपेंडिकुलर है ही नहीं तो हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी यदि हम बात करें तो ए बी स्क्वायर, आप यहां पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर? अब AB की वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप AB का स्क्वायर ही रखेंगे, BC की जगह आप 8 का स्क्वायर कर देंगे और AC की जगह 17 का स्क्वायर कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो AB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 17 का स्क्वायर 289, और इस 8 का स्क्वायर जो कि 64 है आप उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 289 माइनस 64। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 8 में से 6 गया तो 2 और 2 तो 225। तो AB स्क्वायर की वैल्यू 225 है और AB की वैल्यू यहां से आपको पता लग जाएगी प्लस माइनस 15 है।
अब बच्चों के दिमाग में आता है सर ये पहला ही बात तो ये प्लस माइनस आया कहां से। तो बच्चों हम जितना बेसिक पढ़ रहे थे आपको हर बार बोला गया है कि जब भी आप स्क्वायर रूट करते हैं तो हमेशा किसी एक साइड पर प्लस माइनस लिख देते हैं। सर यहां भी लिखना जरूरी है क्या? इससे तो हमारी दो वैल्यूज बन जाएंगी। दो वैल्यूज नहीं बनेंगी बच्चों, क्योंकि ध्यान से देखो यहां पर ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लेंथ को, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यदि हम डायरेक्शंस की बात ना करें तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पर जो हमने प्लस माइनस 15 लिखा है इसमें से हमें सिर्फ क्या लिखना है? प्लस 15। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? प्लस 15। क्लियर? तो हमारा ट्राइंगल बन चुका है जिसके हमें तीनों साइड्स पता है। अब हमारे से बोला गया है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए, तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देते हैं। चलो इसको एक बार इरेज कर देता हूं। अब देखो तो हमारा ट्राइंगल बन गया है 15, 17 और 8 का, और इस बिहाफ पर यदि मैं बात करूं तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। अब थीटा यहां नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसने सी की बात बोली है तो यहां सी को मेंशन किया गया है। अब साइन सी निकालने से पहले सी के बिहाफ पर हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हाइपोटेनस है, सी यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो उसके हिसाब से ये वाली टर्म हमारी बेस हो जाएगी और थीटा के सामने वाली टर्म हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स आ चुके हैं। अब साइन सी कितना होता है यदि आप याद करो तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसका मतलब हो गया कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ रखनी है 15 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 17, और ये आंसर आ गया। ठीक है, साइन सी में यदि हम बात करें तो वो होता है हमारा 15/17 इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के हिसाब से। इस भी यहाँ पर यदि हम cos c की बात कर लें तो वो हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल में बेस इस वक्त 8 है और हाइपोटेनस 17, तो 8/17 हम रख देंगे और हमारा cos c निकल जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं tan c की, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि हम बात करें परपेंडिकुलर की तो अब तो हम ऊपर से ही पहचान सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और बेस की वैल्यू 8 है। क्लियर? ये बात समझ में आई? इसके बाद tan c के बाद cot c की बात कर लेते हैं, तो वो इसका रिवर्स कनेक्शन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8/15। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो ध्यान से देखो, यदि साइन निकल गया है तो cosec निकालना हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, सिर्फ हमें इस कनेक्शन को रिवर्स करना है, तो वो हो जाएगा 17/15, और cos का रिवर्स कनेक्शन sec होता है, रेसिप्रोकल कनेक्शन, तो sec c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17/8। यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने आ गए, है ना? चलो अब इस मामले में और इसके अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे थे ये वाला, इन दोनों क्वेश्चंस में एक डिफरेंस है बच्चा। ध्यान से देखो, पिछले वाले सवाल में हमें ट्रायंगल की बात करके बाकी चीजों की डिटेलिंग करनी थी, जबकि इस वाले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगल की तो कोई बात ही नहीं बोली गई। उसने बोला है साइन ए और उसके बाद इसकी वैल्यू दे दी और हमसे दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने का बोल दिया। तो सर पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ ट्रायंगल से कंसीडर करते हुए चलना है और यहाँ से ट्रायंगल कंसीडर नहीं करते हुए चलना है। पर सर यदि हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो हमारी दो ही साइड तो दे रखी होंगी, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? तो सही बोल रहे हो बच्चों, इसलिए ध्यान रखना कि प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, इसीलिए दो क्वेश्चंस में आपको लेकर आए बेसिक में, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस में कभी डाउट ना करें। यदि ट्राइंगल आता है तो आप इस तरह से करेंगे, और यदि इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो कैसे करना है वो भी सवाल हम देख लेते हैं। चलो, तो उसने बोला है कि साइन ए दैट इज इक्वल टू 12/37। इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्वेश्चन से बोलना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। क्लियर? है ना? अब इतना होने के बाद यदि इतनी बात हो गई है सर, तो आप ये बताओ कि अब इस बिहाफ पर हमें क्या निकालना रह गया है? बेस निकालना रह गया। और बेस तो सर हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालते हैं। तो बिल्कुल सही बच्चा, इसके लिए हम इसको एक ट्रायंगल ही अज्यूम करना पड़ेगा, पर उस ट्रायंगल में और प्रीवियस क्वेश्चन के ट्रायंगल में जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू के बिहाफ पर ही रखेंगे, और जो कि क्या होगी? परपेंडिकुलर। मान लिया हम जिस ए की बात करें वो यहाँ है, इस बी को हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं और सी यहाँ है। क्लियर? तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर यहाँ होगा तो ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस 37 है तो वो यहाँ हो जाएगी। क्लियर होगी बात?
अब इस बिहाफ पर यदि हम बात करें तो ये वाली साइड हमारे लिए अननोन है, बट सर 12 और 37 साइड थोड़ी दिए, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, जरूरी थोड़ी है। वो ऐसा भी तो हो सकता था 24 साइड तो हो सकती 24 और इधर हो जाती 74। क्लियर? फिर आप अब इसको कट करते क्योंकि बेसिक कहता है कि इसको कट करना पड़ेगा, तो आंसर तब भी 37 ही आ रहा होता। बिल्कुल सही। ये बात ध्यान रखना कि जब जब आप ऐसा करोगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के बिहाफ पर सवाल दिया स्टार्ट किया होगा, तो आप कभी भी उससे बनने वाले ट्राइंगल में उन साइड्स को डायरेक्ट नहीं रखोगे, बल्कि आप क्या करोगे, आप इन वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करोगे और आप इसके हाइपोटेन्यूज को 37 ना लिख के 37K लिखोगे। के वो नंबर है, वो रेशो है जो कि एक्चुअली हर साइड में कॉमन होने के कारण कट गया था। ठीक है, तो ये 37K हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12K। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखोगे कि आंसर सब सेम ही आएंगे, बट लिखने का तरीका ही बदल जाता है, सिर्फ आपको ये समझाना होता है। ठीक है, अब इस बिहाफ पर यदि हम कॉस बेस की बात करें तो बेस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की यदि हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यस और नो? अब यदि हम परपेंडिकुलर की बात करें तो वो हो जाता है 12K स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है हमारा 37 का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर हुई बात बच्चों? अब इस भी यहां पर देखें तो 12 का स्क्वायर 144 और K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यही रह जाएगा और 37 का स्क्वायर। अब यहां पर यदि आपने बच्चों शॉर्ट ट्रिक देखी हो तो आपको पता होगा कि 37 का स्क्वायर क्या निकलता है। तो जल्दी से बताइए यदि आपको पता है कि 37 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो याद आया? नहीं तो देखो 12 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1369। शॉर्ट ट्रिक देखिए आपको मिल जाएगा आंसर। नहीं याद आया तो देखिए यहां पर 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहां भी के लिखा हुआ था, सॉरी, तो के स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1369 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 13 में से 1 गया तो 1225 के स्क्वायर। फिर बात आ जाती है वापस से 1225 के स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। तो ये जो होता है ये हो जाता है 35 का स्क्वायर, तो 35K हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू आ गई 35K, तो यहां हम रख देंगे 35K। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने पे स्टार्ट करते हैं। चलो, उसने हमसे बोला है, अब देखो हम ट्राइंगल को वापस मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर 12K है, 37K है, A हमने यहां माना है, B ये है, C ये है हमारा, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 35K। क्लियर? तो इस भी यहां पर उसने हमसे पूछा है cos A। cos A का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और A के बिहाफ पर बेस है 35, तो 35K अपॉन हाइपोटेनियस 37K, और जब आप देखोगे तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 35 अपॉन 37। और इसी तरह से उसने हमसे अगला पूछा है 10A विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड वैल्यूज आर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12K और हाइपर बेस की वैल्यू है 35K। तो यदि हम दोनों को सॉल्व कर दे तो ये हो जाता है 12 अपॉन 35 आंसर। तो ध्यान से देख लेना बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो यही है कि क्वेश्चन में यहाँ पर ट्राइंगल की बात की गई है, तो यहाँ पर कहीं भी हमने के मेंशन नहीं करा है। पर इस वाले सवाल की हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था, इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा के की फॉर्म में। बस इतना सा ध्यान रखना बच्चों, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सके किसी भी क्वेश्चन में जब आपका ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, चलो अब ये आपके लिए होमवर्क दे दिए, जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया उसी तरह से आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं। इफ C and Z आर एक्यूट एंगल्स ऑफ cos C and cos Z आर इक्वल है, प्रूव दैट एंगल C और एंगल Z। अब ये देने का तरीका क्या है,
पहली बात, यहां से आपके दिमाग में जरूरी ये बात क्लियर हो जाएगी कि हर बार ट्रायंगल का नाम एबीसी जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक्यूट एंगल से किसी ट्रायंगल के, यहां पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वैसी है। ये रेशो वाला सवाल हो गया, ये भी रेशो वाला ही सवाल है, ध्यान से देखना है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको रेशो दिख जाएगा। ये रेशो वाला सवाल हो गया, इसके भी यहाँ पर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। और लास्ट ये ट्रायंगल वाला सवाल है, और ये मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि इस सवाल में जब हम बात करते हैं 2 साइड्स की, तो एक्चुअली यहाँ 2 साइड्स भी नहीं दिए, एक बार 2 साइड्स का सम दिया और एक बार अकेली साइड दिए, और फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप करते रहिए और आपको समझ में आएगा, और जब नहीं आएगा तो हम इसको सॉल्व भी करवा देंगे। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जितने दोस्तों तक पहुंचाएंगे उनका भी ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी खराब है वो इसको कर पाएंगे। और अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।